Students, welcome back. Chapter 6 Physical and Chemical Change. इसकी पार्ट सेकंड वीडियो में हम एक्टिविटी 6.8 जिसमें केमिकल चेंज के विषय में बताया गया है ये एक्टिविटी करेंगे। और इससे पहले वीडियो में हमने चेंज के विषय में पता किया कि चेंज दो प्रकार के होते हैं, मेनली फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की हमने बहुत सारी एक्टिविटी उसमें सीखी थी और दो एक्टिविटी हमने केमिकल चेंज की भी की थी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर केमिकल चेंज, टेक अबाउट अ teaspoonful of vinegar in a test tube, add a pinch of baking soda to it. You would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. Pass this gas through freshly prepared lime water as shown in figure 6.5. What happens to the lime water? इसमें क्या करते हैं, एक चम्मच, ठीक है, एक चम्मच विनेगर, विनेगर का मतलब सिरका, एक चम्मच सिरका एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा जो होता है उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो उसको उसमें ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब है हमारी उसमें से हिसिंग सी साउंड आती है, ठीक है, और बबल्स से उसमें से निकलते हुए दिखाई देते हैं गैस के। अगर हम उस गैस को एक चूने का पानी तैयार करके उसमें प्रवाहित करते हैं तो क्या देखते हैं, है ना, तो चूने का जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज अ फॉलोज। किस प्रकार से चेंज होता है, जैसे एसिटिक एसिड होता है विनेगर में और उसमें बेकिंग सोडा डाला तो बिकम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। जो बेकिंग सोडा है पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि इसका जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो बिकम्स, जब इन दोनों को मिलाते हैं विनेगर और बेकिंग सोडा को, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और अदर सब्सटेंसेस और दूसरे सब्सटेंस बनते हैं। तो इसका मतलब इसमें भी न्यू सब्सटेंस बन रहा है। तो न्यू सब्सटेंस बनने का मतलब है ये केमिकल चेंज है। इस प्रकार की रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर और जो गैस है उसकी जो रिएक्शन है उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। और किस प्रकार से ये एक्टिविटी करते हैं तो वो दिखाया गया है। एक यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, विनेगर और इसमें सोडा मतलब सिरका और ये खाने वाला सोडा, और यहाँ से एक ये ट्यूब है और ट्यूब को ये कार्क से अच्छी तरह से फिट कर लिया गया है इस कार्क में, जिससे यहाँ से गैस बाहर से अलग अलग दूसरी जगह को आउटसाइड से बाहर न जाए, ठीक है। केवल इस ट्यूब से ही ये गैस बाहर निकलेगी और इसका जो संबंध है इस ट्यूब का एक दूसरी ट्यूब से करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब से जिसमें लाइम वाटर है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। तो जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस ट्यूब के अंदर पास करते हैं तो इस लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाता है। तो ये शो करता है कि ये जो गैस निकलने वाली है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। ये एक बहुत ही एक तरह से कंफर्म टेस्ट होता है गैस पता करने का कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या और कोई दूसरी गैस है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2 प्लस लाइम वाटर क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। वाटर अलग हो जाएगा
और कैल्शियम कार्बोनेट केस में जो है पीस बन जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, अभी मैंने बताया था उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रेथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम इस चैप्टर 10 में भी आएगा आपके लिए। तो इसमें जो हम जो अपने ब्रेथ आउट करते हैं, मतलब श्वसन निकालते हैं, श्वास निकालते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेस्ट करते हैं। मतलब अपनी जो ब्रेथ है उसको एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें लाइम वाटर लेते हैं तो उसमें प्रवाहित करते हैं, तो उसका कलर जो है मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो इन एक्टिविटी 6.6 और 6.8 or 6.7, you saw that in each change one or more new substances were formed. ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी हमने की इसमें एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं। तो इस प्रकार से जब दो सब्सटेंस या किसी एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन कराते हैं तो न्यू सब्सटेंस तैयार होते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन हम इस प्रकार से बता सकते हैं, a change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. ठीक है, तो जो ये केमिकल चेंज है इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। और ये हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये केमिकल चेंज जो है, केमिकल रिएक्शंस, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जो भी सब न्यू सब्सटेंस हैं वो सभी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा तैयार की जाती हैं। जैसे बहुत सारी आप एग्जाम्पल लें, जैसे डाइजेशन है। ठीक है, फूड डाइजेशन, तो वो भी एक क्या होता है, केमिकल चेंज होता है हमारी बॉडी में। रैपनिंग ऑफ फूड्स, जो फ्रूट्स पकते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स और हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। बहुत सारी जो है घटनाएं हैं, इसकी बहुत लंबी चेन बन जाएगी अगर हम केमिकल चेंज की लिस्ट बनाना चाहें तो। जैसे मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो जो मेडिसिन है वो भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही बनाई जाती हैं। और जो हम घर में प्लास्टिक के जो भी चीजें हैं वो यूज करते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस का ही प्रोडक्ट होता है। जैसे डिटर्जेंट है, ये सारी चीजें हम इसी प्रकार से तैयार करते हैं, जो कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना। प्लास्टिक्स है, डिटर्जेंट्स हैं, ये भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडीइंग केमिकल चेंज। ठीक है, बहुत सारे न्यू मटेरियल्स जो हम तैयार करते हैं वो केमिकल चेंज की स्टडी के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स। द फॉलोइंग में अकम्पनी केमिकल चेंज। ठीक है, इसके साथ में केमिकल चेंज के साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें उत्पन्न होती हैं, जैसे हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस, जैसे अल्ट्रावायलेट। इस प्रकार की ये चीज जो है एब्जॉर्ब होती हैं इस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में। अल्ट्रावायलेट रेस का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है और साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, साउंड भी उत्पन्न हो सकती है और स्मेल भी उसमें परिवर्तन हो सकता है स्मेल में, या न्यू स्मेल उसमें समाप्त हो सकती है। जो उसकी पहली जो स्मेल थी वो दूसरी स्मेल में चेंज हो सकती है और उसका कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, जो सब्सटेंस है उसका कलर भी चेंज हो सकता है और
ए गैस में बी फॉर्म, और इस रिएक्शन में गैस भी बन सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारी जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो केमिकल चेंज के द्वारा ही बनते हैं। तो यू शा that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. ठीक है, ये सब हमने भी बताया कि जैसे मैग्नीशियम तार का जलना है तो ये केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स, ये भी सब मतलब लकड़ी का, कोयले का, पत्तियों का जलना भी केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। मतलब कोई भी चीज हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है, वो केमिकल चेंज के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि जो जलता है उसमें हमेशा कोई एक तो हीट अवश्य उत्पन्न होती है, ठीक है, इसके द्वारा। और एक्सप्लोजन, जैसे कोई पटाखे पटकाते हैं, विस्फोट करते हैं, तो उसमें भी केमिकल चेंज होता है, उसमें आवाज भी होती है, उसमें गैस भी निकलती है, उसमें स्मेल भी होती है। तो बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं, लाइट भी निकलती है अगर रात के समय अगर वो पटाखे छोड़े जाते हैं तो आवाज कैसी होती है? अनप्लीजेंट, है ना, मतलब अच्छी आवाज नहीं होती है, जो एक तरह से कहेंगे पॉल्यूशन होता है। तो ये सारी चीजें पॉल्यूशन वाली हैं। इस को कहा गया है कि दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क्स। इसलिए कहा गया है कि आपको एडवाइस देनी चाहिए कि फायर वर्क के साथ नहीं खेलना चाहिए, पटाखों के साथ नहीं खेलना चाहिए इस प्रकार की, ठीक है। तो जैसे कि फूड होता है, भोजन, है ना, भोजन रखा हुआ है कई दिन का तो वो स्पॉइल हो जाता है, मतलब सड़ जाता है। तो इसमें से भी बहुत सारी मतलब दूसरी स्मेल आने लगती है। सेल भी सेल कॉल दिस चेंज केमिकल चेंज। तो इस प्रकार से इसको भी हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एप्पल को काट कर रख दें कुछ देर के लिए, तो उसकी जो सरफेस है, जो कटी हुई सरफेस है, वो भी कलर्ड हो जाती है। जैसे आलू है ना, पटाटो है, या आपने देखा होगा जो ब्रिंजल होता है, बैंगन, उसको भी काट कर रखें तो उस पर भी एक दूसरे कलर की लेयर आ जाती है। तो ये सब जो है इनके कलर में चेंज हो रहा है। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। इसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, एयर के साथ वो रिएक्शन होती है उसमें, और वो नए सब्सटेंस बनते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये सारे केमिकल चेंज ही हैं। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद बेस, है ना। तो जैसे हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस के साथ में, है ना। एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे की प्रकृति को। तो ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इज न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज? क्या न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज है? वास्तव में न्यूट्रलाइजेशन भी एक नया चेंज है। तो एक जैसे कि आपने देखा होगा ओजोन लेयर है ना। तो ओजोन लेयर क्या करती है? ये हमारे लिए प्राकृतिक कवच का काम करती है। प्राकृतिक कवच कैसा? कि जैसे सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ठीक है, रेडिएशन के द्वारा, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज अगर ओजोन लेयर ना हो तो पृथ्वी पर आएगी, और उससे वो बहुत सारी हानिकारक रेज होती हैं जिससे सभी चीजों को हानि हो सकती है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और तो इस कारण से जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर उस जो रेडिएशंस हैं हार्मफुल, ठीक है, उनको एब्सॉर्ब कर लेती है। इसलिए ओजोन लेयर का सुरक्षित रहना भी आवश्यक है। और ये ओजोन लेयर भी बिगड़ सकती है यदि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत अधिक पॉल्यूशन होता है तो, ठीक है। क्यों? इसकी सुरक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी हार्मफुल रेस से बचाती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जैसे हम सीख चुके हैं, तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम हम पॉल्यूशन करें, और जो पॉल्यूशन करते हैं उनको भी हम रोकें।
तो रस्टिंग ऑफ आयरन अभी हमने सीखा था। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है? यदि हम आयरन को खुले में छोड़ दें, जहां पर मॉइस्चर होता है अधिक मात्रा में, वहां पर रस्टिंग प्रोसेस बहुत जल्दी से होती है। तो आयरन में जब आयरन और ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर, इन दोनों के जो रस्टिंग है, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर मतलब नमी और ऑक्सीजन ये जरूरी है, ठीक है, एयर और नमी। उससे क्या बनता है? रस्ट बनता है। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड एक केमिकल रिएक्शन है ये भी। तो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। मैंने बताया रस्टिंग के लिए, ठीक है, रस्टिंग के लिए वाटर और ऑक्सीजन या दोनों का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, मतलब यदि एयर में यदि मॉइस्चर की मतलब नमी की मात्रा अधिक होगी तो वहां पर जो रस्टिंग है वो अधिक जल्दी होगा, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, अगर हम उसको खुले में छोड़ देते हैं तो वो नष्ट होने लगते हैं, उस पर रस्ट लगता है। रस्ट अगर हम छुटाएंगे तो उसकी जो मोटाई है ना, उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कम हो जाता है। कोई भी आयरन की चीज होगी, ठीक है। तो वन सिंपल वे इज टू अप्लाई ए कोट, पेंट और ग्रीस, ठीक है। इससे बचने के लिए उस पर जो आयरन पीस है, हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस पर रस्टिंग ना हो, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर ग्रीस या जो पेंट होता है उसकी परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो कनेक्शन है, ठीक है, तो वो टूट जाता है ग्रीस या पेंट करने से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी आयरन की चीजों को डेस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। और ये जो हम पेंट करेंगे या ग्रीस लगाएंगे, ऐसा नहीं कि एक बार लगा करके छोड़ दिया, इसको रेगुलरली करना होता है। मतलब नियमित रूप से हम इस आयरन वाली चीजों पर ग्रीस या पेंट करते रहें तो रस्टिंग से बचा जा सकता है। अनोदर वे, एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है गाल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो लेयर क्रोमियम या जिंक है, ठीक है, एक दूसरा मेटल होता है क्रोमियम और जिंक, ठीक है, तो उसकी जो लेयर है वो आयरन पर चढ़ा दी जाती है। इसको हम गाल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गाल्वेनाइजेशन। तो द आयरन पाइप्स, जो आयरन पाइप्स का हम घर में यूज करते हैं पानी लाने के लिए, और तो उसको रस्टिंग से बचाने के लिए गाल्वेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो यू नो दैट ships are made of iron and a part of them remains under water on the part above water also water drops। जैसे शिप्स होते हैं तो शिप्स आयरन का बना होता है और उसमें जो वाटर ड्रॉप्स है कुछ तो भाग जो ऊपर रहता है तो उस पर पानी की ड्रॉप आती रहती है और वो उसमें क्या साल्ट घुला होता है, तो उससे भी रस्टिंग मतलब उससे डिस्ट्रॉय होता है वो आयरन का। तो उसमें से बहुत सारे उसके पार्ट्स, ठीक है, वो चेंज करने पड़ते हैं बार बार। इससे क्या होता है, मॉनेटरी लॉस होता है, मतलब मौद्रिक हानि, मनी की हानि होती है पूरे संसार को, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन। जो स्टेनलेस स्टील होती है उस पर जो है ये बहुत कम रस्ट लगता है, मतलब रस्ट से बचाया जा सकता है, ठीक है। एक है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। जैसे क्रिस्टल का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पार्ट होते हैं। तो उसमें 6 क्लास में हमने सीखा था, साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द वेपोरेशन ऑफ सी वाटर, है ना। जो सी वाटर है उससे
वेपोरेशन के द्वारा साल्ट प्राप्त करते हैं, है ना। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टिकल। जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स के रूप में हमें जो है वो साल्ट मिलता है, ठीक है, प्योर साल्ट नहीं होता है, ठीक है। और कैन नॉट बी सीन क्लियरली, इसको हम स्पष्ट रूप से नहीं दे सकते। तो हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी, तो इसके अगर हमें लार्ज पार्टिकल से देखने हैं, ये क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें ये क्रिस्टल्स हैं। तो क्या करते हैं, इसमें जो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट अगर हमें देखना है, बड़े क्रिस्टल्स हमें बनाने हैं, तो इसके सॉल्यूशन में जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल से ही दूसरे क्रिस्टल से बनाए जाते हैं ना, फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, इसमें सॉल्यूशंस की और मात्रा डालते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि उसी के सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स बन रहे हैं और वही क्रिस्टल्स बन रहे हैं उसी चीज के, तो क्योंकि नई चीज नहीं बन रही इसमें, तो ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एक दूसरा ये एग्जाम्पल है, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर, एड a few drops of dilute sulfuric acid, heat the water when it starts boiling and copper sulfate powder slowly while stirring continuously, ठीक है। एक कप पानी लेते हैं या बीकर में और उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब ये गर्म होना शुरू हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, तो इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे डालते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर डालते हैं और इसको घुमाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं और कंटिन्यूअस इसको पाउडर को डालते रहेंगे और टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, जब तक इसमें और पाउडर ना घुले, ठीक है, तब तक हम इसमें घुलना बंद ना हो जाए तब तक डालते रहते हैं। तो फिल्टर द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या करते हैं, छानते हैं, अलाउ इट टू कूल, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया इसको, जब हमने इसमें कंटिन्यूसली कॉपर सल्फेट पाउडर डाला, तो फिर इसको पाउडर कैन बी डिजॉल्व, जिसमें और पाउडर डिजॉल्व नहीं हो सकता है, तो उसके बाद में फिल्टर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं, छानते हैं, तो अलाउ इट टू कूल, और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, जब ये ठंडा होता है, तो लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें जो है क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम छोटे क्रिस्टल से बड़े क्रिस्टल्स प्राप्त कर सकते हैं और ये जो है हमारे जीवन में, ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ट्राई टू आइडेंटिफाई, जो हमने ये चेंज के विषय में पढ़ा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो हमारे जीवन में ये आसपास हमारे सराउंडिंग में होते रहते हैं, तो इनको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू। ये चैप्टर यहीं पर आपका फिनिश होता है।